Hello everyone, welcome to online session of physics. Yesterday we did a PDF on Einstein's mass energy equivalence. इसके बेसिस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए गए थे. I hope most of you have done that. Einstein mass energy equivalence क्या था? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये था कि एनर्जी और मास में कोई फ़र्क नहीं है. आप एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो और मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो. आइंस्टाइन का मानना था कि जिस जगह पे मास डिसअपीयर होता है एनर्जी उसी मास के प्रपोर्शन में अपीयर हो जाती है, और अगर एनर्जी डिसअपीयर होती है तो वहाँ पे मास अपीयर हो जाता है. और इक्वेशन कौन सी है जो इस चीज़ में काम करती है? इट इज़ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. E इज़ द एनर्जी, M इज़ द मास, C is the velocity of light in vacuum which is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. अब आइंस्टाइन की इस बात के रेफरेंस में क्या हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं? यस, हमारे पास एक प्रोसेस होती है एनहीलेशन ऑफ मैटर. एनहीलेशन का मतलब होता है नष्ट होना, तबाह होना किसी चीज़ का. जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद वो गामा रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि मास जो कि एक बेसिक प्रॉपर्टी थी दोनों पार्टिकल्स की, वो यहाँ पे क्या हो गया? नष्ट हो गया, तबाह हो गया. वो क्या बन गया? एनर्जी बन गया. गामा रेज आर एनर्जेटिक रेडिएशंस. इसी के उल्टा एक दूसरी प्रोसेस है जिसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि एक गामा रे जब किसी मैसिव न्यूक्लियर का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके पास से गुजरता है, तो वो जो गामा रे फोटोन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन में. मतलब गामा रे नहीं बचती उसके बाद, गामा रे फोटोन मटीरियलाइजेस हो जाता है. मटीरियलाइजेस मतलब उसका मटीरियल बन जाता है. क्या मटीरियल बन जाता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन. तो यहाँ पे एनर्जी किस में बदल रही है? मास में. पहली एग्जाम्पल में मास किस में बदल रहा था? एनर्जी में. तीसरी एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगी. जो स्टार्स हैं उनके अंदर एनर्जी, अब स्टार्स जितने भी हैं उनके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम ऐसी गैसेस प्रेजेंट होती हैं. तो वो गैसेस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कंबाइन होके हैवी न्यूक्लियाइज बनाते हैं. उस रिएक्शन के एंड में प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी पैदा होती है. वो एनर्जी हमें हीट और लाइट की फॉर्म में मिलती है. अब इनके बेसिस पे कुछ कन्वर्जन्स हैं. जैसे एनर्जी की एक यूनिट जूल आपने सुन रखी है, कुछ और यूनिट्स मैं बताता हूँ. और मास की भी यूनिट AMU आपने 9th स्टैंडर्ड में सुनी है. एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल होते हैं. इसका जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वो आपको +2 में आएगा. अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बजाय मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूँ, मेगा का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर 6, तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए? 10 रेज़ टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि जब आप बात करो किस चीज़ की, यहाँ पे अगर जूल्स में बात करो तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 6 के साथ और मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना बन जाएगा? 10 रेज़ टू पावर -13. इसके अलावा एक यूनिट और है जो आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है, कन्वर्जन और है, जो 1 कैलोरी होता है. ये 4.186 जूल के बराबर होता है एग्जैक्टली. अब कई किताबें 4.18 तक छोड़ देती हैं, कई किताबें इसको राउंड ऑफ करके 4.2 लिख देती हैं. तो मैंने आपको एक्चुअल कन्वर्जन बता दी. अब इसको अकॉर्डिंगली किसी न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़े तो मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो इसी के साथ काम कर लेना. अच्छा, कैलोरी की बजाय किलो कैलोरी आ जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 4186 जूल हो जाएगा, राइट. एक मास की यूनिट होती है AMU. इसमें यूजुअली हम एटम्स, न्यूक्लियाइज, इनका मास देखते हैं. एक AMU जो होता है वो आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है. तो इस पर ऑलरेडी इसने MC² लगा के जाउल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर दे रखा है. आई गेस इसकी ज़रूरत शायद कम ही पड़े हमें. इसमें मास और एनर्जी का रिलेशनशिप है, ध्यान रखना. मास और मास का नहीं है. AMU इज मास, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी. मतलब एक AMU जो दरअसल होता है, अगर आपको 9th स्टैंडर्ड से याद हो, ये 1.667 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है. ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा आपने. दिस इज द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम. ये एक AMU के बराबर होता है. तो एक AMU से कितनी एनर्जी निकलती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड कितनी है? 10 रेज़ टू पावर -20 जूल. इन DNA इसको एक्सप्रेस करना है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. अभी आप लोगों ने पढ़ा कि
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, मतलब एक जूल में होते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 10⁻⁻20 जूल में कितने होंगे, उसको 10⁻⁻20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस सारे फैक्टर को इधर नीचे ले आओ तो 1 जूल उसके बराबर आ जाएगा। 1 जूल में पता है कितने हैं, 10⁻⁻20 में निकालने हैं। ये तो सम आपने 8th स्टैंडर्ड में भी बहुत किए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल, जो कि 10⁻⁻21 जूल है, उसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लगभग उतना ही आंसर आ रहा है आपके पास, राइट, क्योंकि फ़र्क यहाँ पे 10 का ही था। चलिए देयर आफ्टर उसके बाद है द डेली इनटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज 10⁻7 जूल इन किलो कैलोरीज। जो एक ह्यूमन एडल्ट है 18 साल के ऊपर का है, उसकी डेली की जो कैलोरी इनटेक होती है, एनर्जी इनटेक होती है, वो 10⁻7 जूल होती है। हम एक दिन में 1 करोड़ जूल कंज्यूम कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। तो ये किलो कैलोरीज में कितने हैं। अब वैसे हमने फिजिकल या हेल्थ एजुकेशन में सुन रखा है कि लगभग 2000 से लेके 2500 किलो कैलोरी होते हैं। चलो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कितना आंसर आता है। अब बेटा मैंने आपको बताया कि एक कैलोरी में 4.186 जूल है, तो इसका मतलब 1 किलो कैलोरी में कितने होंगे, 4186, डेसिमल हट जाएगा ना 1000 से मल्टीप्लाई होके। इसका मतलब 1 जूल में कितने हो गए, 1/4186 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे आपको किसको कन्वर्ट करना है, 10⁻7 को। तो 10⁻7 को 4186 से डिवाइड कर दो, ये लगभग आपका 2389, या राउंड ऑफ करके मैं मोटा मोटा कह दूँ तो 2400 किलो कैलोरी आता है। एवरेजली हम 2000 से लेके 2500 के बीच में किलो कैलोरी हर रोज़ कंज्यूम करते हैं। ये एक एवरेज वर्किंग ह्यूमन बीइंग को इतने कैलोरीज चाहिए। बाकी कोई एथलीट है या जैसे कोई ऑफिस वर्क करने वाला है जिसका मोस्टली काम बैठे बिठाए वाला है, तो ये कैलोरी इंटेक कम ज़्यादा होती है। अगर कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो बॉडी है उसमें ओबेसिटी, मोटापा आने लगता है, राइट, और कम रह जाए तो स्किनी हो जाते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ये हमें पता है कि इंडिया में 6 जगह पे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, आपने 10th में पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, ठीक है। तमिलनाडु में है, केरला में भी है आई गेस, ठीक है। एक तारापुर भी जगह है, वहाँ पे भी है। तो तारापुर में ये एग्जाम्पल कोट कर रहा है, डाटा सच है कि नहीं है ये नहीं पता। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहाँ पे हर रोज़ जो पावर प्रोडक्शन है वो 10 इज पावर ऑपरेटेड एट, उसको ऑपरेट किया जाता है 10⁻7 किलोवाट पे। ये उसकी पावर दे रखी है किलोवाट में। तो ये पूछा है कि वहाँ पे कितना मास यूज़ करते हैं इतनी पावर पैदा करने के लिए एक दिन में। अब एक दिन में पैदा की गई पावर इतनी है, तो किलोवाट को पहले वाट में बदल लो। किलो का मतलब है 10⁻3, तो 7 + 3 यहाँ पे 10⁻10 हो जाएगा। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ये हमें ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड से पता है चीज़ें। हमें एक दिन में उसका मास यूज निकालना है, तो एक दिन में पहले उसकी एनर्जी तो कैलकुलेट कर लें। टाइम अगर एक दिन है तो उसको सेकेंड्स में बदल लिया। अब एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम या एनर्जी वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी कैलकुलेट कर लो, सबको मल्टीप्लाई करके इतने जूल्स आ जाएगा। अब ये एनर्जी है, आपको निकालना है मास, तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन यूज कर लो, E = mc²। वहाँ से कितना मास आ जाता है, 9.6 × 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 9.6 ग्राम। आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप बहुत थोड़ा सा मास यूज़ करके बहुत ज़्यादा एनर्जी या पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ ऑलवेज फोकस्ड एंड वर्किंग कॉन्टीन्यूसली इन द डायरेक्शन कि हम पावर प्लांट्स जो हैं उनको रन करके इंडिया के उन इलाकों तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दें जिन्होंने कितने सालों से इलेक्ट्रिसिटी या एक ग्लोइंग बल्ब को देखा ही नहीं है। अब कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट लिए, या मैं एक अल्टरनेटिव मेथड और बता देता हूँ इसका। 10⁻7 किलोवाट है ना, इसको सीधा 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किलोवाट आवर में आ जाएगा। बात समझ रहे हो? इसको अगर मैं डायरेक्टली 24 से कर दूं तो एनर्जी कितनी बन जाएगी, किलोवाट, और टाइम किस में लिया था, आवर्स में। अब 1 किलोवाट आवर में 10th स्टैंडर्ड से हमें पता है कि कितना होता है, 3.6 × 10⁻6। तो वहाँ से चाहे इसको जाउल में कन्वर्ट कर लो। देयर आर मैनी वेज टू डू द थिंग्स। आगे चलते हैं, जो अगले 2 न्यूमेरिकल हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने केमिकल रिएक्शन 10th तक पढ़ी है, एक न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होती है। केमिकल रिएक्शंस में
इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज़ें यानी कि प्रोटॉन्स या आप कह सकते हो न्यूट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टार के अंदर की रिएक्शन दी गई है, दिस रिएक्शन अकर्स इन स्टार्स, या सन के अंदर भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है दूसरे वाला, कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये ड्यूटीरियम है, ठीक है। ड्यूटीरियम के दो एटम्स कंबाइन होके हीलियम का कोई आइसोटोप बना रहे हैं और साथ में एक न्यूट्रॉन निकल रहा है। इसमें जो हमने ये यूज़ किया है, क्या यूज़ किया हमने यूज़ किया है यहाँ पे ड्यूटीरियम यूज़ किया है। एक ड्यूटीरियम के न्यूक्लियर का मास जो होता है AMU में वो 2.0141 AMU होता है, तो दूसरे का भी ऑब्वियसली उतना होगा। जो यहाँ पे हीलियम का आइसोटोप बन रहा है उसका मास ये है, और न्यूट्रॉन का जो मास है 1.0087 AMU है। एक AMU में कितना मास होता है ये तो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बता दिया। अब ये कह रहा है कि इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एक्सप्रेस करो। पहला क्वेश्चन मेरा आपके पास ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या न्यूक्लियर रिएक्शन हो, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगना चाहिए। आप कभी भी 1 किलो में 1 किलो चीज़ मिला के 2 किलो से ज़्यादा या कम चीज़ नहीं ले सकते। लेकिन मैं आपको सच में बताऊं तो अगर इन दोनों का मास मैं यहाँ पे प्लस करूं और यहाँ पे इन दोनों का मास प्लस करूं तो आंसर सेम नहीं आता है। दिखाऊं आपको, ये देखो, टोटल इनिशियल मास लेते हैं किस चीज़ का, टोटल इनिशियल मास लेते हैं पहले रिएक्टेंट्स का, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं तो इनको ऐड करके ये आंसर आ गया। फिर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं ये दोनों, इनका गिवन मास ऐड करके ये आंसर आ गया। आप दोनों में फ़र्क देखो, यहाँ पे 4.0282 है, यहाँ पे 4.0247 है। तो क्या पता चलता है, जब ये रिएक्शन आगे बढ़ी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो मास कम हो गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है, वेयर हैज़ द मास गॉन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दिस मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो कितना मास कम हो गया, यहाँ पे आपको वो चेंज इन मास निकालना पड़ेगा। उसी मास की तो एनर्जी बनी है, माइनस कर दो, माइनस करके AMU में आ गया, AMU को किलोग्राम में लाना पड़ेगा, तो जो गिवन कन्वर्जन थी उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको किलोग्राम में बदल लिया। अब यही मास की क्या बनी है, एनर्जी बनी है। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन बताती है कितनी एनर्जी बनेगी। अगर जूल्स में निकालें तो ये एनर्जी बनेगी। अब इस एनर्जी को अगर आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻13 जूल होते हैं। इसको इधर लाके डिवाइड कर दो तो वो जूल आप किस में कन्वर्ट कर पाओगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पैदा होते हैं। और सन के अंदर या स्टार्स के अंदर ऐसी रिएक्शंस पता नहीं कितने न्यूमरस टाइम्स, लाखों करोड़ों बार होती हैं। अब आप उतने टाइम्स यहाँ पे एनर्जी कर लो तो खुद देख लो कि एवरी सेकेंड सन और स्टार्स कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। अब जैसे ये आपने एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी पता की, उसी तरह आगे एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, 10th में पढ़ा आपने ये सब। यूरेनियम का एक अनस्टेबल एटम है, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं तो वो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स में टूट जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर बेसिकली ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ों का मास दे रखा है, यूरेनियम के एक एटम का, न्यूट्रॉन का, बेरियम का, क्रिप्टॉन का, और ये बता रखा है कि एक AMU से कितनी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ भी यही चीज़ हो रही है कि अगर आप रिएक्टेंट्स का मास देखो और प्रोडक्ट्स का टोटल मास देखो तो उस मास में आपको फ़र्क मिलेगा। वही घटा हुआ मास, मतलब यहाँ पे ज़्यादा मास होगा, यहाँ पे कम, वही चेंज हुआ मास आपका किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। चलिए करते हैं इसको डिस्कस। इनिशियली रिएक्टेंट्स का मास निकालने के लिए रिएक्टेंट्स का ऐड कर लिया, इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट्स का मास आ गया। जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका भी सब गिवन है, उनको पुट करके हमने टोटल निकाल लिया तो ये बन रहा है। ध्यान से देखो 236.0487, 235 कम हो गया ना, आगे के तो डेसिमल प्लेसेस नज़र ही आ रहे हैं आपको, राइट। तो ये माइनस करके दोनों को आप डिक्रीज इन मास देख लो। पर रिएक्शन, जब रिएक्शन एक बार होती है तो इतना मास कम हो रहा है, राइट। अगर एक AMU से आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है तो इतने AMU से कितनी एनर्जी मिलेगी, तो डायरेक्टली इसको 931 के साथ आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो पर रिएक्शन आपको 173.725 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, राइट। ये टॉपिक किया था हमने। चलिए आगे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और है, वो भी समझा देता हूँ पावर का। हालांकि 9th स्टैंडर्ड के लेवल का ही है, कुछ नया ऐड नहीं हुआ।
देखो, दो पर्सन्स की बात करते हैं, एक ओल्ड पर्सन है, एक यंग पर्सन है। दोनों को एक ही पहाड़ पे एक चढ़ने के लिए कहा जाता है सेम वेट देके, ठीक है। मतलब उनको एक जितना भारी पत्थर, दोनों के पास एक जितना मास का पत्थर है, उठा के जाने के लिए कहा जाता है। जो यंग पर्सन है वो जल्दी चढ़ जाता है उस पत्थर को लेके, जो ओल्ड पर्सन है वो ज़्यादा टाइम लेता है। सो व्हाट विल यू से? अच्छा, आपके पास दो मशीन्स हैं एक ही काम करने के लिए। एक मशीन जो है 1 घंटे में लेट्स से 10 प्रोडक्ट्स बनाती है, दूसरी मशीन जो है 1 घंटे में 12 प्रोडक्ट्स बनाती है। तो व्हाट विल यू से? यू विल से दैट द सेकंड मशीन इज मोर पावरफुल, और यू विल से दैट द यंग पर्सन इज मोर पावरफुल। सो हाउ डू वी डिफाइन पावर फॉर ए मशीन? पावर इज ऑलवेज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो वो किस दर पे कर रहे हो। अगर आप काम को बहुत जल्दी करते हो तो आप पावरफुल हो, अगर आप काम को स्लो करते हो तो आप लेस पावरफुल हो, ठीक है। तो पावर मेजर की जाती है आपके पास कितना काम दिया गया है करने के लिए और आप उसको कितने टाइम में करते हो। अगर आप कम टाइम लेके करोगे तो आप ज़्यादा पावरफुल हो, अगर आप ज़्यादा टाइम लेके सेम काम को करोगे तो आप कम पावरफुल हो। पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ की रेशो है। पावर के जो डायमेंशन है वो बनाने मुश्किल नहीं है। वर्क के डायमेंशन हम सबको पता है, ml/t-2, और टाइम के होते हैं t, तो ये बन गया ml/t-3। पावर की यूनिट्स हम सबको पता है, वॉट, ठीक है। तो जब हम घर में अक्सर कहते हैं कि ये बल्ब 60 वॉट का है तो ये उसकी पावर बताई जाती है। अब 1 वॉट का जो मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है। मतलब अगर आप कहते हो कि कोई मशीन 1 वॉट की है, इसका मतलब वो 1 जूल खर्च करती है 1 सेकेंड में, या 1 जूल पैदा करती है 1 सेकेंड में, दोनों एक ही बातें हैं। अब कोई बल्ब 60 वॉट का है, इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी खाएगा। तो अगर कहीं पे बल्ब 100 वॉट का लगा हो तो हम सब कॉन्शियस हो जाते हैं कि इसको बस जितना ज़रूरत है उतने टाइम के लिए चलाएं। दूसरी तरफ अगर हमारे पास कम वॉट का बल्ब, जैसे जिसको अक्सर हम 0 वॉट बोलते हैं, वो 0 वॉट तो नहीं होता बल्ब, वो कुछ 5 to 7 वॉट का होता है, 3 to 5 वॉट का होता है। तो उसके लिए हम कम बॉदर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी वॉटेज कम है, जिसका मतलब है कि पर सेकंड वो कम जूल खर्च करेगा। जो बड़ा बल्ब है वो पर सेकंड ज़्यादा जूल खर्च करेगा, ठीक है। जो वॉट है इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट। कमर्शियल तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास थोड़ी बड़ी यूनिट्स होते हैं, जैसे आपके पावर प्लांट्स होते हैं, बिजली घर होते हैं, उनकी जो वॉटेज है वो किलो वॉट या मेगावाट में देखते हैं। अच्छा, फिर एक इंजीनियरिंग यूनिट भी है पावर की, उसको हॉर्स पावर बोलते हैं। आप अक्सर जब गाड़ी वगैरह या इंजन वगैरह देखते हो गाड़ी के, तो उनकी जो पावर है वो हॉर्स पावर में देखी जाती है। अच्छा, किसी फार्मर की बात करें या जो भी बच्चे एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा कि खेतों में जब ट्यूबवेल्स लगते हैं तो ट्यूबवेल्स की जो मोटर्स होती हैं वो हॉर्स पावर में डिस्कस की जाती हैं कि ये जो ये जो मोटर है ये 5 हॉर्स पावर की है, ये 4 हॉर्स पावर की है, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, पावर जो है वो दोनों तरह की हो सकती है, एवरेज पावर भी, इंस्टेंटेनियस पावर भी। क्यों एवरेज पावर? क्यों? अब वो जो हमने मतलब एक ओल्ड और यंग पर्सन वाली एग्जांपल ली थी, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी काम को शुरू करते हो तो आप बहुत तेज़ी से काम करते हो, आप में एनर्जी होती है, तो आप शुरू में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के काम करते हो, फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होने लगती है। तो आप एवरी सेकेंड एक जितनी एनर्जी नहीं खर्च कर रहे, शुरू में आप ज़्यादा करते हो, बाद में आप कम करते हो। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपने पर सेकेंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क किया है, वहाँ पे आप एवरेज पावर ढूंढते हो। कैसे? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम करके। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर मोमेंट की पावर निकालनी है तो वहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस पावर देखोगे। जैसे गाड़ी है, उसका इंजन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी फोर्स लगा रहा है एक्सल के ऊपर, व्हील्स के ऊपर, तो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर कही जाएगी। सो द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। इसको एवरेज पावर की लिमिटिंग वैल्यू भी कहा जाता है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब टाइम को लिमिटाइज कर दो, जो आपकी चीज़ एक इंटरवल में होगी वो सिमट के एक पॉइंट पे आ जाएगी। और एक पॉइंट पे चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? हम सहारा लेते हैं वहाँ पे डेरिवेटिव्स का। यानी कि अगर आपको वर्क पता है वहाँ पे उसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। अच्छा, ये तो एक हुआ बेसिक फंडा। आप इंस्टेंटेनियस पावर को एज ए डॉट प्रोडक्ट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो कोई इंजन है या मशीन है वो एफ फोर्स लगा के चीज़ को dr डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रही है, और ऐसा करने में उसने dt टाइम लिया, तो आप dw को dt के साथ डिवाइड कर दो। वर्क का f डॉट dr होता है, उस dt को dr के नीचे लिख दो। व्हाट इज dr बाय dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
तो आपकी पावर क्या आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये तो मैंने वैसे भी समझाया था जब मैं डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट करवा रहा था, ठीक है। पावर की नॉलेज के बाद हम जो एनर्जी है, अब ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, 10th में बड़ा फेमस क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। जब बेटा आर आ गया ना साथ में, इसका मतलब पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया है। जब पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है एनर्जी। तो आपने अक्सर घर पे पेरेंट्स को बात करते हुए सुना होगा कि इस बार जो बिजली का बिल आया है उसमें हमने 200 यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं। गर्मियों में हम अक्सर कहते हैं कि इस बार तो एसी यूज हुआ, इस बार 300 यूनिट कंज्यूम हो गए। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? एक यूनिट का मतलब कितनी एनर्जी होती है। एक्चुअली जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की वो किलोवाट आवर होती है, और 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट में दरअसल आप 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च करते हो, और 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ के बराबर होता है। ये तो 9th और 10th दोनों क्लासेस में आपने किया है। सो याद रखना, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक था। आई ट्राइड कि मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम ना खर्च करवाऊँ वीडियो पे, इसीलिए मैंने इसको बोर्ड पे या नोटबुक पे नहीं करवाया। होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। थैंक यू।